हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। आज के सेशन में हम लोग पार्ट टू फॉर द जुलाई मंथ रिवीजन, जो सीरीज हमने कल स्टार्ट करा है उसका पार्ट टू देखने वाले। पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन देख लीजिएगा। इसमें आप लोगों का जुलाई मंथ का कंप्लीट रिवीजन होने वाला है, सो दैट कि आपकी एग्जाम में रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा हो जाए। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करा है पहले से, तो इंटरनल सेशंस उसका डिटेल में सेशन देखना बहुत जरूरी है। एनरोल्ड हो तो इंटरनल सेशंस जरूर देखना, देन एमसीक्यूज करना जिससे आपका प्रैक्टिस हो पाए। ऑल राइट। जिसने बैच में एनरोल नहीं कर रखा, आप फुल बैच में एनरोल कर सकते हो। फुल बैच इज अवेलेबल एट 1399, जिसमें लाइव क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स आर कवर्ड। ठीक है। ई पीडीएफ्स है जो आप लोगों को वेबसाइट पर अवेलेबल रहता है, डाउनलोडेबल पीडीएफ से, जैसे आप प्रिंटिंग करके आप डे टू डे पढ़ाई कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट भी इंट्रोड्यूस हो रहे, और टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है जो न्यू पैटर्न के बेस पर है। आप लोगों को यहाँ पर ई बुक्स भी अवेलेबल है, जो ट्रेडिशनल बुक रहता है उस तरीके का बुक है, जिसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस का डुअल लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, जिसमें आप मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट लगा सकते हो। ओके। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना ऑन द गिवन नंबर। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। जब भी इस वीडियो को देख रहे हो 24/7 आप इस अपना मैसेज को व्हाट्सएप कर सकते हो, सो दैट की टीम आपको हेल्प आउट कर पाए विद योर एनरोलमेंट इन द बैच। ये बैच आप लोगों को बेसिक को भी कवर करेगा एंड ऑल्सो कवर करेगा जो बेसिक से मीडियम लेवल से एडवांस लेवल पर भी प्रिपरेशन करना चाहते हो। एडवांस लेवल का मतलब है एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस नहीं, लेकिन जो एग्जाम में डुएबल क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट करते हुए चल रहे हैं। ओके। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके थे कल। व्हाट अमाउंट डिड द बैंक ऑफ महाराष्ट्र रेज थ्रू टियर 2 कैपिटल इशुएंस। हम टियर 1 टियर 2 के बारे में मल्टीपल टाइम्स यूट्यूब पर भी बात कर चुके हैं, और हम लोग इंटरनल सेशंस में भी बात कर चुके हैं। टियर 1 कैपिटल वो कैपिटल होता है जो एक इक्विटी के फॉर्म में बैंक रेज करता है। ठीक है। टियर 2 कैपिटल वो होता है अगर उसने लोन लिया है, सबऑर्डिनेटेड डेट लिया है, इस तरीके से जो फंडिंग आया बैंक के अंदर, उसको बोलते हैं टियर 2 कैपिटल। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टियर 2 कैपिटल का रेस करा है, पैसा इशुएंस करा है। तो कितना पैसा रेस करा है, करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। 500 करोड़, 750 करोड़, 1000 करोड़ और 1250 करोड़। करेक्ट आंसर इज 1000 करोड़। एक और चीज ध्यान देना है गाइस, आप लोगों ने अगर आपका नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सो दैट कि आप लोगों को एफए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा भी आ पाए। आरआरबी स्किल 2 स्किल 3 से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो रहती है, जो आप लोगों को यहाँ पर अपडेट मिलता है। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, मेक श्योर कीजिएगा। ऑलराइट। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हिच पेमेंट सिस्टम इज मेंशन्ड फॉर इंटीग्रेशन विद क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स स्टार्टिंग जुलाई 1। जुलाई 1 से अभी बैंक्स को गाइडलाइन मिला है दैट आप जो क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन कस्टमर करता है, वो यूपीआई की मोड पे कर पा रहा था, फोन पे से कर पा रहा था, बट उसको रूट करना पड़ेगा किस उस पार्ट पे, किस टेक्नोलॉजी पे, किस पेमेंट सिस्टम पर उसको रूट करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। इधर करेक्ट आंसर है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम एक सेंट्रलाइज पेमेंट एग्रीगेटर है, आप समझ सकते हो। जो यूपीआई और पेमेंट गेटवे, ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, डबल बीपीएस जिसको बोला जाता है। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है दैट ये पीयर टू पीयर, कस्टमर टू कस्टमर, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर करने के काम आता है कौन, यूपीआई। और डबल बीपीएस को ऐसा डिजाइन करा गया है पेमेंट सिस्टम को, जिसमें बिलर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो पाए। इतना डेटा याद कर लो, एक पेमेंट सिस्टम है, दोनों को एनपीसीआई ने बनाया है। ये डेटा मैटर करता है आप लोगों के लिए। तो अभी क्या है, एचडीएफसी और कुछ अच्छे बैंक्स भी है, यस बैंक भी है, जो अभी तक ऑनबोर्ड नहीं कर पाया डबल बीपीएस को, है ना। बहुत सारे बैंक्स ऑनबोर्ड कर चुके, तो आरबीआई का गाइडलाइन है दैट आप इसके थ्रू ही रूट करेंगे अपने ट्रांजैक्शन को। कस्टमर का ट्रांजैक्शन होता है क्रेडिट कार्ड के अंदर, तो वो डबल बीपीएस के थ्रू ही प्रोसेस होगा। भारत बिल पेमेंट सिस्टम बोला जाता है, ध्यान देना। ठीक है। डिटेल में भी क्लासेस में करते चलना, नहीं करोगे तो रिवीजन में क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको लग रहा है जो आने चाहिए वो आप लोग कवर कर पाएंगे, लेकिन इसको डेप्थ में नहीं करोगे। सपोज करते इसी टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन बनना है, कौन सा बैंक के बारे में नहीं हुआ है, किस बैंक ने अभी तक ऑनबोर्डिंग कर दिया है डबल बीपीएस के उस पे, प्लेटफॉर्म के उस पे, तो ये सब क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। ठीक है। दैट्स आप लोगों को इंटरनल क्लास करना जरूरी है। कैप्सूल भी आप लोगों को मिल रहा है। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक सॉ द हाईएस्ट ग्रोथ इन डिपॉजिट्स। अभी अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो एडवांसेस और डिपॉजिट दोनों के ऊपर बहुत अच्छा काम कर चुका है। तो ये कौन सा बैंक है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर इज सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। याद रखना, ये थोड़ा सा नाम मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने एडवांसेस, जो एडवांसेस मतलब जो लोन दिया है, और इसके पास डिपॉजिट, दोनों का वैल्यू सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे ज्यादा है। तो दोनों में करेक्ट आंसर आप लोगों का सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक रहेगा। याद रखना, कुछ भी टर्म आता है यू विल हैव टू सिलेक्ट इन योर एग्जाम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक।
Is that clear, guys? Okay. Now, next question is, which two NBFCs had their registrations cancelled by the RBI for irregular credit practices? करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना, आई होप बता चुके होंगे जिसको पता रहेगा। अभी व्हाट वाज हैपेंड, आरबीआई ने एक नोटिस दिया था, इनको वार्निंग दिया था, पहले तो ऑब्वियसली वार्निंग मिलता है, लेकिन इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया दो एनबीएफसी का। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, जो बैंक का डिपॉजिट नहीं ले सकती बैंक टाइप से, लेकिन वो फंडिंग देती है, लोन देती है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा था, किस वजह से इनको आरबीआई ने कैंसिल करा लाइसेंस? वन फर्स्ट रीजन था केवाईसी से रिलेटेड। केवाईसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आप समझते हो, ये क्या कर रहे थे, खुद नहीं कर रहे थे, थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करवा रहे थे। ऑल्सो जो क्रेडिट अप्रेजल होता है ना, लेंडिंग करने से पहले अप्रेजल जो करते हैं वो थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया था। यूजुअली आउटसोर्स किसको करा जाता है, जो रिकवरी वाले रहते हैं उनको आउटसोर्स कर दिया जाता है वो वाला काम। बट केवाईसी करना और क्या करना इस वाले पार्ट में, क्रेडिट का अप्रेजल प्रिपेयर करना, तो ये सब काम ये क्या करवा रहे थे, आउटसोर्स कर रहे थे। दैट्स व्हाई आरबीआई ने इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। करेक्ट आंसर हियर इज स्टार फिनसर्व and Politics India Private Limited. Option A is correct for this. All right. Now, Basel III capital regulations, eligible credit rating agencies (ECAI). Basel III capital regulations में ECI एलिजिबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जैसे आपका सिबिल होता है, ऐसे कंपनीज के लेवल पर अलग अलग कंपनी से रेटिंग एजेंसीज है। उसमें इस क्वेश्चन में बात करा गया ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने डाले थे। ठीक है, आरबीआई ने बोला था कि कैपिटल रेगुलेशन के अंडर में बेसल 3 केस में बेसल 3 नॉर्म्स बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है कि इनको कितना मेट करना चाहिए, आरबीआई इसको फॉलो करवाता है। ठीक है, आरबीआई ने नोटिस करा दैट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर कुछ रेटिंग दे रहा है तो उसका भी कुछ क्राइटेरिया रहेगा, तो उसने कुछ क्राइटेरिया मेट नहीं करा होगा तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया दैट कंपनीज इसके डेटा को, बैंक्स इसके डेटा को रेफर नहीं करेगी इतने अमाउंट के ऊपर। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। नो रेटिंग्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीआरए। सीआरए से मतलब यहाँ पर ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात हो रही है। यहाँ पर 500 करोड़ के ऊपर का रेटिंग्स जरूरत पड़ेगा इसका, या फिर लेस देन 250 करोड़ के ऊपर इनका रेटिंग एलिजिबल है, मतलब इनका रेटिंग काम का है, बैंक रेफर कर सकता है अगर किसी कंपनी को लोन दे रहा है। सिबिल ये सब चीजें आपके कॉमर्शियल लेवल पर काम नहीं करती, ये रेटिंग एजेंसीज कॉमर्शियल लेवल पर काम करती है, किसी कंपनी, इंस्टीट्यूशन, इन सब का रेटिंग जनरेट करती है। तो इसकी रेटिंग के ऊपर बैंक कितना रिलाय कर सकता है, इसके ऊपर अमाउंट बताया है बेसल 3 रेगुलेशन के अंडर में आरबीआई ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है 250 करोड़ से लेस देन, मतलब कंपनी 250 करोड़ से लेस देन का लोन ले रही है। ठीक है, तो उस केस में जो उनका रिपोर्ट निकलेगा, तो वो रिपोर्ट अगर ब्रिक वर्क्स का लेना है बैंक को तो रेफर कर सकते हैं 250 करोड़ से नीचे का, लेकिन ट्रांजेक्शन अमाउंट, लोन अमाउंट 250 के ऊपर जाएगा तो उस केस में इसका रिपोर्ट आप लोग नहीं यूज कर सकते, मतलब बैंक यूज नहीं कर सकते, ऐसा आरबीआई ने बोला है। ऑलराइट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। गाइस ध्यान देना, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम से क्वेश्चन हमेशा से बनता आ रहा है आपकी एग्जाम में, आप खुद चेक कर लेना, एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है यहाँ से। तो एलआरएस में अभी क्या हुआ है, न्यू एक्टिविटी अलाउ करी गई है आईएफएससी में। आईएफएससी क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये एक सेंटर होता है जहां पर इंटरनेशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड जो प्रीशियस मेटल का ट्रेडिंग होता है, कुछ फंडिंग होना है, पैसा बाहर से इंडिया में आना है, तो ये सब चीजें ये आईएफएससी में मैनेज होता है। इंडिया का आईएफएससी कहां पर है, गिफ्ट सिटी में। जिसको नहीं पता इतना तो समझ लो। तो एलआरएस क्या करता है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम बनाता है इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल जैसे कि मैं हूं, आप हो, हम लोगों के लिए बाहर जाकर कितना खर्चा करना है, ये सब चीजें रेमिटेंस स्कीम में बनता है। रेमिट मतलब पैसा आना जाना वाली चीजों के ऊपर डील करता है, यूजुअली खर्च करने के ऊपर रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है दैट क्या नई चीज को एलिजिबल करा गया है, अलाउ करा गया है आईएफएससी के अंदर, क्योंकि आईएफएससी जो गिफ्ट सिटी गुजरात में है, यहाँ पर एलआरएस के अंडर में कोई सी न्यू एक्टिविटी को इंक्लूड करा गया। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक सिक्योरिटीज अलाउ कर दिया, कंडक्टिंग एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन अदर फॉरेन जुरिस्डिक्शंस, पेइंग एजुकेशनल फीस फॉर कोर्सेज नॉट लिस्टेड इन अ गजेटेड नोटिफिकेशन। देखो अभी इसमें भी क्या था, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में जैसे कोई इंडिविजुअल है तो वो स्टूडेंट लोन वहां पर ले सकता है, मतलब स्टूडेंट लोन यहाँ से लेकर जा सकता है, फंडिंग कर सकता है, बाहर जाकर खर्चा करेगा, इंस्टीट्यूट को पैसा देगा। तो गजेटेड नोटिफिकेशन में जितना मेंशन रहता था इतना ही कर पाता था, उन इंस्टीट्यूट को ही पे कर पाता था एलआरएस के अंडर में, स्कीम के अंडर में। ठीक है, अभी उसमें चेंजेस हो गया है, उसमें ऐसा बोला गया है दैट किसी भी जो भी अलाउड है ना, जो भी ट्रांजेक्शन अलाउड है वो आईएफएससी के थ्रू करा जा सकता है। एलआरएस में तो अलाउड है, बट वो आईएफएससी की ब्रांचेस उसको फॉलो करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए ये एलिजिबिलिटी अभी बताया गया था। करेक्ट आंसर इज कंडक्टिंग एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अदर फॉरेन जुडिस्टिकेशन, जो अलाउड है एलआरएस के अंडर में वो आईएफएससी के थ्रू प्रोसेस हो सकता है।
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू रूल रिगार्डिंग फॉर्म A2 सबमिशन फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस। क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस का मतलब होता है इंडिया से बाहर आना जाना पैसा जो होगा, तो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस होगा, आप किसी को पैसा भेज रहे हो, ले रहे हो, तो उसमें क्या होता है, एक फॉर्म A2 रहता है जो कि डिफाइन करता है कि पर्पस ऑफ मनी क्या है, नॉर्मल चीजें, कस्टमर का डिटेल, बेनिफिशियरी का डिटेल, ये सब उसमें मेंशन रहता है। ठीक है, तो फॉर्म A2 किस चीज के काम आता है, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस के ऊपर। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिला है 2 साल में, तो बाकी आपकी एग्जाम में अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो ये टिपिकल टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो इसमें न्यू रूल आ गया है फॉर्म A2 के ऊपर, ट्रांजेक्शन का कुछ लिमिट था पहले, अभी नया लिमिट क्या हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना, आप लोग देख के समझ चुके होंगे, जिसको हिंदी में देखना था वो भी ऑटोमेटिकली मेरे वर्ड से समझ चुके होगा दैट करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर ये है कि फॉर्म A2 पहले बीच में ऐसा कर रखा था दैट 25,000 यूएसडी के नीचे, 25,000 यूएसडी जो है ना, उसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर लग रहा था A2 फॉर्म, मैंडेटरी था। जैसे आप बोलते हो कि 10,000 के ऊपर ट्रांजेक्शन करना है तो आपको पर्पस बताना पड़ेगा। सिमिलरली $25,000 के ऊपर जो ट्रांजेक्शन होते थे उसके ऊपर फॉर्म A2 मांगा जाता था, लेकिन अभी मैंडेटेड कर दिया है दैट 25,000 हो या 10,000 हो, कुछ भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर फॉर्म A2 लगेगा अगर वो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस का काम कर रहा है तो। राइट, सॉरी। तो ये डेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अंडर द न्यू गाइडलाइंस हाउ विल ट्रांसफर डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्या होता है, किसी बैंक ने अगर प्रॉफिट बुक करा है तो उसके पास पैसा, मतलब उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो पैसा उसके पास आ चुका है, तो वो हो जाएगा डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। ठीक है, ये हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कॉन्सेप्ट में, आई मीन उसके रिगार्ड में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है दैट अभी नया गाइडलाइन आया था आरबीआई सर्कुलर्स में दैट डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड को ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब कैसे ट्रीट करा जाएगा, टीयर 1 कैपिटल में ट्रीट करा जाएगा या फिर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में ट्रीट करा जाएगा या टीयर 2 में कैपिटल में ट्रीट करा जाएगा। टीयर 1 कैपिटल अगेन आई एम टेलिंग जो इक्विटी का पैसा होता है उसमें इंक्लूड कर लेंगे उस पैसे को। इक्विटी का पैसा मतलब बैंक ने किसी शेयर होल्डर से पैसा रेज करा है, बैंक ऑब्वियसली उसका पेड अप कैपिटल रेज करेगा, तो वो क्या करेगा, इक्विटी देगा कि यार मैं इतना प्रॉफिट दूंगा, आप शेयर होल्डर बनो, तो बैंक शेयर होल्डर ढूंढेगा तो उसका पैसा आएगा, उसको बोलेंगे टीयर 1 कैपिटल। बैंक अगर फंडिंग लेकर ले रहा है, लोन लेकर ले रहा है, सबऑर्डिनेटेड डेट के उससे पैसा रेज कर रहा है या फिर अदर फॉर्मेट से पैसा रेज कर रहा है ना, बॉन्ड और इनसे भी, तो वो पैसा किस में आएगा, टीयर 2 कैपिटल में। इज दैट क्लियर? तो ये वाला जो पैसा आएगा डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट से जो पैसा आया, तो उसको अभी कैसे ट्रीट करा जाएगा, टीयर 1 टीयर 2, इन दोनों में से आप बता दीजिए, बाकी नहीं है ऑप्शन, ऐसा समझ लीजिए नहीं है। करेक्ट आंसर इसका रहेगा टीयर 1 कैपिटल। अभी एक और चीज ध्यान देना है दैट टीयर 1 कैपिटल तो अभी रिवाइज होकर हो गया है, पहले इसको ट्रीट करा जाता था टीयर 2 कैपिटल में। याद रखोगे, एग्जाम में आएगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है, दोनों टाइप से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो डिटेल में क्लासेस में, इंटरनल क्लासेस में डेफिनेटली आइए और कंप्लीट प्रिपरेशन करो। डो नॉट जस्ट गो फॉर वन सिंगल सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट पर चले गए, 2 सब्जेक्ट पर चले गए या टेस्ट सीरीज ले लिया, आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। दैट्स व्हाई ओनली आप लोगों का फुल कोर्स हम लोगों ने अभी तक रिवीजन नहीं करा है, इट्स अवेलेबल एट 1399 ओनली। उसका वर्थ इतना नहीं है, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट आप लोगों के लिए अभी इसलिए अवेलेबल करा गया है सो दैट कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन हो, आपका बेनिफिट हो, राइट। नहीं तो आपको 1000 रुपीज या 1200 रुपीज में खाली टेस्ट सीरीज मिला तो आप लोगों का बेनिफिट नहीं होगा उसमें। ऑलराइट, नाउ fully accessible route for investment by non-residents in government securities. What recent changes affects the eligibility of new government securities under FAR? देखो FAR क्या होता है, फुल्ली एक्सेसिबल रूट होता है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर कोई बाहर से पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहता है, फॉरेन से भी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या रहता है, जिसपे एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट इनकम मिलता है, किसको मिलता है, जो उसको परचेज करेगा। ठीक है, क्यों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी पैसा रेज करती है, फंडिंग लेती है ना, वो बोलती है कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, आप मुझे पैसा दो, मैं आपको क्या करूंगा, इंटरेस्ट पे आउट करूंगा। तो इसमें जो नॉन रेसिडेंट्स है वो लोग भी इन्वेस्ट कर पाते हैं, किसके प्लेटफॉर्म के उस पे, फुल्ली एक्सेसिबल रोड के उस पे। ठीक है, तो उसका गाइडलाइन आया दैट उसके कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उसमें एक्सक्लूड या इंक्लूड करा गया है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या चेंजेस हुआ है। 14 ईयर और 30 ईयर टेनर का एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसको इंक्लूड करा गया है। 14 ईयर और 30 ईयर के टेनर की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसको एक्सक्लूड करा गया है। एक्सपांशन करा गया है टू ऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या रिडक्शन करा गया है टेनर टू 5 ईयर्स। 5 ईयर से कम वाली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उस तक हम इन्होंने अभी एप्लीकेबिलिटी कर दिया है। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है, करेक्ट आंसर इज एक्सक्लूजन हुआ है गाइस, इसको ध्यान देना है। यहाँ पर अगर एक्सक्लूजन हुआ है विच मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हमेशा क्या होता है, इंक्लूजन होता है। तो इंक्लूजन तो बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा इतने, टेनर को याद रखना। लेकिन एक्सक्लूजन हो गया ना, उस लिस्ट में से नाम हट गया कि इस लिस्ट पे अब बाहर से कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता,
तो उसको बोलेंगे 14 ईयर और 30 ईयर वाला टेनर वाला एक्सक्लूड हो चुका है एफएआर के अंडर में। याद रखोगे इतना डेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी इसी में एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं, अभी ये एक्सक्लूड हो गया है, मार्केट से आउट हो गया है, तो अब इसमें क्या रहेगा, ये अभी भी अवेलेबल रहेगा सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट मतलब किसी नॉन रेसिडेंट ने इसको परचेज करके रखा था, अब उसको सेल करना है तो सेल कर पाएगा, उसको बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अगर उसको सेल करना है तो ऑब्वियसली कर पाएगा, लेकिन नया परचेज नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, क्योंकि उसने पहले 14 साल के लिए खरीद लिया है तो उसका पैसा वेस्ट थोड़ी होगा, है ना, उसको रिफंड नहीं होगा। इसमें चेंजेस ये याद रखना है आप लोगों को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्टेटस, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है ओरली। नाउ द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क बोला जाता है जिसको, फॉर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स व्हेन विल द न्यू पीसीए फ्रेमवर्क फॉर यूसीबी बिकम इफेक्टिव। पीसीए फ्रेमवर्क होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो रहता है, ये यूजुअली बैंक्स के ऊपर कब आरबीआई लगाता है, जब बैंक्स या तो प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे या फिर उनका पेड अप कैपिटल मेट नहीं हो रहा, क्योंकि पेड अप कैपिटल नहीं है तो वो कैसे फंडिंग दे पाएंगे दूसरों को, ऑब्वियसली वो शॉक अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, या फिर उनके एनपीएस ज्यादा हो रहे हैं, या फिर उनके कंप्लायंस इश्यूज है, अगर वो रेगुलेटरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे तो उसके ऊपर पीसीए फ्रेमवर्क लगता है ना। यूजुअली प्रॉफिटेबल नहीं रहता या एनपीएस ज्यादा हो रहे तो कस्टमर का पैसा अगर डूबने वाला रहता है तो उसके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लगता है। ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी लगता है, तो उसका नया गाइडलाइन आया दैट इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये फ्रेमवर्क जो नया फ्रेमवर्क है वो कब से एलिजिबल होगा, कब से एप्लीकेबल होगा, इफेक्टिव कब से होगा, तो करेक्ट आंसर इज 1 अप्रैल 2025। ओके, विच स्कीम ऑफर्स ट्रांजेक्शनल शॉर्ट टर्म एग्री लोन्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नाबार्ड से भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बनता है बहुत। विद एन एडिशनल 3% सबवेंशन फॉर द प्रॉम्प्ट रिपेमेंट। कौन सी ऐसी स्कीम है इन चारों में से जो कि 7% पे कंसेक्शनल लोन देती है, 7% पर, ठीक है, विद इन एडिशनल 3% सबवेंशन और मिलता है उसमें अगर टाइमली रिपेमेंट हो तो, मतलब 7% की जगह फिर 4% लगेगा, 3% और माइनस हो जाएगा, वो कंडीशन रहता है, अप टू रहता है, लेकिन वो टाइमली रिपेमेंट के ऊपर रहता है। तो ऐसा कौन सा स्कीम है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। याद रखे और याद रखोगे, अभी क्या होता है 7% कंसेक्शनल रेट का मतलब होता है विच मीन्स कि 7% उसको मिलेगा, 7% पर उसको लोन मिलेगा, चाहे बैंक उसको चार्ज कर रहा है 12%, तो उसको ऊपर का पैसा कौन देगा, गवर्नमेंट देगा, नाबार्ड देगा, जो भी उसको फंडिंग कर रहा है वो देगा। ओके, उस स्कीम को जो भी प्रोसेस कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन्स अंडर द तरुण कैटेगरी आफ्टर द इनहांसमेंट। मुद्रा कैटेगरी का जो लोन है तरुण का, वो अभी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में अभी बढ़ा गया था उसको, तो कितना बढ़ चुका है, कितना हो चुका है नया अमाउंट, याद रखना है इस डेटा को, खाली छोड़ना नहीं है। तो 10 लाख हो गया, 15 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, 25 लाख हो गया है, कितना हो चुका है, करेक्ट आंसर बताना तरुण कैटेगरी में मुद्रा लोन का। तो करेक्ट आंसर इज 20 लाख। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बहुत क्विकली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कवर करते चलो साथ में, पाइल अप मत करो डेटा को, डे टू डे करते चलो। अगस्त का आज हम इंटरनल क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, डेटा पूरा हम प्रॉपरली करेंगे सो दैट कि अब आप लोगों की एग्जाम में इस बार चांसेस है थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, बट अगर वो टिपिकल भी होता है तो भी अच्छा स्कोर कर पाओ। दिस टाइम चांसेस है दैट आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस में। मेक श्योर कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। ओके, सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करना सो दैट कि हमको भी आइडिया लगे दैट आप लोगों को इस टाइप के सेशन का नीड है। ओके, आई सी इन द नेक्स्ट सेशन देन।